एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, चैप्टर है तीसरा जिसका नाम है धातु एवं अधातु। एपिसोड है 3। पिछले 2 एपिसोडों में हमने धातु अधातु के बारे में चर्चा किया था और दूसरे एपिसोड में हमने धातु के भौतिक गुणों की शुरुआत की थी, उसको पढ़ना लिखना या समझना। धातु के गुण और भी भौतिक गुण जो पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत किया था, उसमें हमने चमक, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, उष्मीय चालकता, इन सभी चीजों पे चर्चा कर लिया था। आज हमारा चर्चा का विषय होगा विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इन 2 चीजों को हम बेहतर समझ लेते हैं, उष्मीय चालकता और विद्युत चालकता। ये जरूरी है धातु के लिए समझना, क्योंकि धातु के डिफिनेशन में भी हम कहते हैं कि जो तत्व उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। विद्युत की चालकता यानी कि धातु के बारे में कहा जा रहा है कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इससे धातु पास करता है, इससे धातु पास करता है। तत्व, वे तत्व जिनसे बिजली पास कर जाए, धातु है नहीं पास करे वो अधातु है। टास्क उसी के बारे में पढ़ना है कि विद्युत चालकता, चालकता मतलब विद्युत पास करे। धातु से विद्युत, सामान्यतः धातु से विद्युत पास करते हैं, किसी से बहुत तेजी से पास करता है, किसी से कम पास करता है, वही जानना है हमको। अगर किसी को चेक करना है कि वो धातु है कि नहीं, डिफिनेशन भी कहता है कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। किसी तत्व को चेक करना है कि धातु है कि नहीं है, या चालकता ही चेक करना है कि कोई पदार्थ विद्युत का चालक है कि नहीं है। आराम से एक बैटरी लीजिए, एक बल्ब लीजिए, दोनों तरफ से तार निकाल दीजिए, बस इतना ही काम करना। बैटरी टू बल्ब, बीच में तार को काट दीजिए। यहाँ पे काटने के बाद आप कोई भी पदार्थ आपके पास हो तो उसका एक सिरा, तार का एक सिरा उस पदार्थ में लगाइए और दूसरा सिरा उस पदार्थ में लगाइए। अगर वो बल्ब जल जाते धातु है, नहीं जले तो अधातु है। यहाँ पदार्थ लगाइए, दोनों के बीच में वो पदार्थ को रखिए जिस पदार्थ को चेकअप करना है। अगर वो बल्ब जलता है तो ये धातु है, नहीं जलता है तो अधातु है। क्योंकि अगर धातु है तो ही इससे पास करके वहां बिजली जाएगी, चालक होगा। चालक जब कब होगा, जब ये पास करके वहां बिजली का बल्ब जल जाएगा, नहीं जलेगा तो कहेंगे अधातु। चालकता के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। धातु में जैसे कि मैंने कहा कि कोई धातु थोड़ा सा कम चालक होता है, बेहतर चालक होता है, कोई थोड़ा सा कम चालक होता है। तो चांदी और कॉपर, कॉपर का मतलब होता है हिंदी में तांबा कहते हैं। चांदी और तांबा ये विद्युत के बेहतर चालक होते हैं। धातुओं में ये सबसे बेहतर चालक यही होते हैं। इनके बाद नंबर आता है सोना का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, और भी बहुत कई चीजों का आता है, लेकिन सर्वोच्च में इन दोनों को रखते हैं, चांदी और कॉपर का। तो उससे थोड़ा सा कमजोर होता है सोना, एल्युमिनियम और टंगस्टन। वहीं भी बात किया जाए पारा और लेड का, तो इसकी चालकता बहुत कम होती है। एक हमको पढ़ना है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसके बाद वाला चैप्टर हमारा है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम प्रतिरोध रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। अभी सस्ते तरीके से आपको हम समझा दें कि प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा का विरोध करना। किसी धातु से धारा पास कर रही है, उस धारा को पास करने से अगर वो धातु रोक रहा है, वही रोकने की जो प्रक्रिया है वही प्रतिरोध है। प्रतिरोध इसका बहुत अधिक होता है, इसीलिए इससे धारा जा नहीं पाती है, चालकता कम होती है। प्रतिरोध इसका अधिक है इसीलिए चालकता कम है। ऐसे प्रतिरोध 9 के बराबर है इसीलिए चालकता बहुत तेजी से होती है, चालक होता है। इसमें विद्युत का चालक बेहतर होता है। विद्युत का चालकता समझ गए कि सामान्यतः सभी धातु विद्युत का चालन करती है। उसमें चांदी और कॉपर सबसे बेहतर चालक होते हैं, सोना, एल्युमिनियम, टंगस्टन भी होते हैं, सबसे कम पारा और लेड होते हैं। लेड प्लम्बम, जिसको शीशा भी कहते हैं। पारा जो कि थर्मामीटर में आपको देखने को मिलता है, वो पारा होता है, या मरकरी भी कहते हैं। तो ये हुआ विद्युत चालकता। अब हम पढ़ेंगे ध्वनिक के बारे में। ध्वनिक के बारे में बस इतना जानना है कि धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती है। ध्वनि का मतलब क्या होता है, ये चीज जानिए आप। ध्वनि का मतलब होता है कि जब धातु को किसी कठोर चीज से टकराया जाता है, टक्कर मारा जाता है, तो वो आवाज करता है। किसी कठोर चीज से टकराने पे आवाज करना ही ध्वनिक है। तो धातु जब कठोर चीज से टकराते हैं तो आवाज करते हैं। उसी तरीके, उसी के जगह पे जो अधातु होते हैं वो बेहतर आवाज नहीं करते हैं। इसी का कारण है कि हम जो घंटी बनाते हैं वो धातु का बनाते हैं, चाहे तांबा का बनाए, लोहा का बनाए, चांदी का बनाए, सोना का बनाए, क्योंकि वो आवाज करता है। स्कूल की घंटी लोहे की बनाई जाती है क्योंकि वो आवाज करता है, ध्वनिक होता है। तो हम सामान्यतः इतना एक लाइन जानिए कि धातुएं ध्वनिक होती है।
अगर कोई पूछ दे कि ध्वनि का मतलब क्या होता है, तो धातुएं किसी कठोर चीज से टकरा करके आवाज करती हैं, उसे ध्वनिक कहा जाता है। ध्वनिक समझ गए आप? ध्वनिक क्या होता है? कठोर चीज टकराने के बाद आवाज करना। तो लगभग सभी धातुएं ध्वनिक होती हैं। हम जो घर स्कूल में घंटी बजाते हैं, वो लकड़ी का घंटी बजाए तो आवाज करेगा? नहीं आवाज करेगा। सोनोरस होते हैं, एक बेहतर धातु की ध्वनि निकलती है धातुओं को पीटने पर, ये ध्वनिक हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक दोनों आपको बता दिया गया है क्लास 9th में। गलनांक का मतलब होता है कि एक ऐसा तापक्रम जिस पर पदार्थ गलना शुरू करते हैं। और क्वथनांक के बारे में बताया गया है एक ऐसा तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ उड़ना शुरू कर दे या गैस के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो सामान्यतः कहा जाता है कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक दोनों ही। जब उच्च ताप पर गलेगा तो उससे अधिक उच्च ताप पर ये उड़ेगा भी, ये तो गारंटी है। लोहा का ही देख लीजिए, 1530 डिग्री इसका होता है गलनांक। 1530 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये गलना शुरू करेगा, और 2650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये उड़ना स्टार्ट करेगा। वहीं पे देख लीजिए टंगस्टन का, उसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। टंगस्टन देखे हैं आप? बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये उजला वाला बल्ब नहीं, वो जो 100 वाट वाला बल्ब आता है, वो पीला कलर का जो जलता है, उसमें बीच में तार लगा होता है। बल्ब हम बना के आपको दिखा देते हैं। ये कांपते हुए जो तार लगाया गया होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। इतना पतला तार गर्म होके भी गलता नहीं है, इतना लोहा लगाया गया होता तो ये गल के गिर जाता है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा होता है गलनांक या क्वथनांक, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसको यहाँ पे लगाया जाता है। टंगस्टन हो गया लगभग, यानी कहने का मतलब कि धातुओं में लगभग सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद को पढ़िए साथ साथ। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये 100 डिग्री सेल्सियस से ही कम पर ही गलना स्टार्ट कर देगा। 98 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम गलना स्टार्ट कर देगा। पोटेशियम 64 डिग्री सेल्सियस पे गलना स्टार्ट कर देगा। गैलियम 30 डिग्री पे, सीजियम 28 डिग्री पे। ये क्षारीय धातुएं हैं। धातुओं के बारे में कहा जा रहा है कि धातुएं लगभग सामान्यतः उनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में बंधन मजबूत होते हैं। इनके परमाणुओं के बीच के बंधन मजबूत होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। लेकिन कुछ क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं, जिनका गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है। यहाँ तो गैलियम सीजियम की स्थिति ये है कि इसका 30 डिग्री, इसका 28 डिग्री, और हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल। इन दोनों धातु को हाथ में रखिएगा ना, हाथ में मुट्ठी पकड़ के, तो ये पिघलना स्टार्ट कर देगा। गैलियम सीजियम दोनों धातु है, हाथ की मुट्ठी में पकड़ के रख लीजिए, गलना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपके हाथ में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको गलने के लिए तो मात्र 28 डिग्री और 30 डिग्री चाहिए। 28 डिग्री 30 डिग्री पे गलना स्टार्ट कर देगा, तो उसके लिए तो पर्याप्त हमारे पास है टेम्परेचर कि इसको गला दे। सबसे न्यूनतम इसका होता है। तो कुछ अपवाद थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीडियम, इन सबको छोड़ के लगभग सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं। तो लगभग धातुओं के भौतिक गुणों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा धातुओं के भौतिक गुण के साथ साथ, अभी हम रासायनिक गुण पे नहीं जाएंगे, इसी के साथ साथ अगर अधातुओं के भौतिक गुण को अगर हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। रासायनिक गुण पे चलेंगे तो इसका भी रासायनिक गुण और उसका भी रासायनिक गुण एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम अधातुओं का भौतिक गुण ही कंप्लीट करेंगे। हम यहीं से अधातुओं के भौतिक गुण को समझना स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने लिखा है इतना, चमक, कठोरता, घात, वर्धनीयता, तन्यता, उसमें चालकता, विद्युत चालकता, ध्वनिक, गलनांक और क्वथनांक, ये सब के सब इसके गुण नहीं। हमें समझना है कि उसके गुण क्या हैं। वो समझने के लिए बस इसी पे हम समझेंगे। सबसे पहला चीज, लगभग 22 अधातु होते हैं, जिसमें से ठोस अवस्था में 10 होते हैं, द्रव में 1 होता है जिसका नाम है ब्रोमीन। धातु में भी था पारा और धातु में 1 है ब्रोमीन जो बहता है, और 11 को गैस है। 10 ठोस अवस्था में, 11 गैस अवस्था में, और मात्र 1 द्रव अवस्था। अवस्था हम समझ गए, अवस्था को हटा दीजिए और सबसे पहले चर्चा करते हैं हम चमक पर।
तो चमक के बारे में बात किया जाए तो अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होता है। लगभग धातु का जो गुण होता है उसका उल्टा गुण इसमें होता है। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होता है। अपवाद में दो चीज है, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है लेकिन इसमें चमक होता है। एक अधातु है कार्बन, जिसका प्रूफ ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आप देखे होंगे पेंसिल के अंदर जो इससे लिखा जाता है ना, वही ग्रेफाइट होता है। तो अधातुओं में चमक नहीं होता है, अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट। कहने का मतलब कह रहा है कि चमक नहीं होता है, अपवाद का मतलब इन दोनों को छोड़ करके। ये अधातु है लेकिन इसमें चमक है। ग्रेफाइट भी चमकता है, आयोडीन भी चमकता है, बाकी कोई धातु में कोई खास चमक नहीं होती है। चमक क्लियर कर लिए कि सामान्यतः कोई धातुओं में चमक नहीं होता है। कठोरता की बात करें ना तो कुछ अधातुएं कठोर भी होती हैं और कुछ अधातुएं मुलायम भी होती हैं। एग्जाम्पल हम समझाते हैं। एक अधातु होता है कार्बन। कार्बन अलग अलग रूपों में प्रकृति में उपलब्ध है। दो मुख्य उसके रूप हैं, एक है हीरा और एक है ग्रेफाइट। अब हीरा की बात करें, अभी हमने बोला है कि वो कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। कौन? अधातु। अधातु एक अधातु कार्बन है जिसका प्रूफ हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। अब तो हालांकि उससे भी कठोर प्लेटिनम को कहा जाता है। सामान्यतः दुनिया की प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थों में सबसे कठोर हीरा को माना जाता है। तो वही अधातु कठोर भी है और वही अधातु ग्रेफाइट है जो मुलायम होता है। तो अधातुएं कुछ कठोर भी होती हैं, कुछ मुलायम भी होती है। दूसरा गुण कंप्लीट। तीसरा गुण आघातवर्धनीयता पे आते हैं तो आप लिखेंगे कि अधातु आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, अर्थात पीटने में फैलते नहीं हैं। आघातवर्धनीय के उल्टा ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि पीटने पे चूर चूर हो जाता है। धातुओं को पीटोगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन अधातु को पीटोगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो हमको अगर लिखना होगा शुद्ध भाषा में तो लिखेंगे अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती है बल्कि भंगुर होती है। ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। आगे है तन्यता। तो बस उसका उल्टा, धातुएं तन्य होती हैं, अधातु में लिखेंगे अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। इसको ताना नहीं जा सकता। आगे है उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता की बात करें, धातु में क्या पढ़े थे? धातु उष्मा का सुचालक होता है, तो लिख देंगे अधातु उष्मा का कुचालक होता है। अधातु से उष्मा का चालन नहीं होता है। दोनों से कोई लिख सकते हैं। विद्युत की बात करें तो अधातु से विद्युत का चालन भी नहीं होता है। अधातु से विद्युत पास नहीं होता है, या ऐसे लिख लो कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एक ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट से बिजली पास करती है। 7वां 8वां में आपको एग्जाम्पल पढ़ाया गया होगा कि बैटरी ले लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए और यहाँ पे तार काट के हमें पेंसिल लगाइएगा ना, पेंसिल तो ये जलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है ना वो बिजली को पास कराता है। तो विद्युत चालकता में अगर पूछा जाएगा तो कहेंगे आप कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, अपवाद में ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट विद्युत का पास कराता है। अब ध्वनिक की बात कही जाए, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, यानी कि अधातुओं से कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। गलनांक क्वथनांक की बात कही जाए तो अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। वहीं पे अगर हीरा की बात की जाए तो इसके गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। सामान्यतः अगर पूछा जाएगा तो कहिएगा कि गलनांक क्वथनांक अधातुओं के निम्न होते हैं। अपवाद में हीरा है जिसका गलनांक क्वथनांक बहुत हाई होता है। आज के लिए बस इतना ही। अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए, धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए। इन दोनों पॉइंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अगले एपिसोड में बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।